शुरुआत एक लड़की से होती है जो पुलिस से बचने के लिए भाग रही होती है, लेकिन आखिर में वह पकड़ी जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब एक ऑफिसर उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। दरअसल पुलिस को एक सुनसान आइलैंड पर 6 लोगों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला होता है, और वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ यही लड़की जिंदा वापस लौटी होती है। इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद इसी लड़की ने उन बाकी 6 लोगों को मार दिया है। लेकिन चूंकि लड़की को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसलिए एक सरकारी डॉक्टर रैनी वहां आती हैं और कहती हैं कि उन्हें इस लड़की को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि वह धीरे धीरे सब कुछ याद कर सके और बता सके कि उस आइलैंड पर क्या हुआ था और उन 6 लोगों को किसने मारा। रात में लड़की बहुत परेशान रहती है, इसलिए डॉक्टर उसे दवा देती हैं। अगले दिन लड़की को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है और वह बताना शुरू करती है कि उसका नाम जेना है। वह अपने 5 दोस्तों के साथ एक प्राइवेट आइलैंड पर पार्टी करने गई थी। दरअसल वे सब दोस्त नौकरी और पढ़ाई के लिए अलग अलग देशों में जाने वाले थे, इसलिए जाने से पहले वे आखिरी बार साथ में पार्टी करना चाहते थे। उन दोस्तों में थे टाइलर, उसका भाई काइल, काइल की गर्लफ्रेंड ऐश, मार्क और जेना, और वहां एक केयरटेकर कीट भी था। हाल ही में मार्क और जेना का ब्रेकअप हुआ था, इसलिए मार्क पार्टी के दौरान सब कुछ ठीक करना चाहता था। काफी लंबी यात्रा के बाद यह ग्रुप आखिरकार आइलैंड पर पहुंचता है। वहां टाइलर उन्हें बताता है कि यहाँ कोई इंटरनेट, वाईफाई या टीवी नहीं है, इसलिए सभी को प्रकृति के बीच रहकर मजे करना सीखना होगा। सब लोग नाव से अपना सामान उतारकर आइलैंड के बीच में बने टाइलर के पिता के शानदार घर की तरफ जाने लगते हैं। जेना और ऐश रास्ते में मार्क के बारे में बात करती हैं। ऐश जेना को समझाती है कि मार्क अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन जेना को लगता है कि एक बेहतर भविष्य के लिए उसे मार्क को छोड़ना ही पड़ेगा। इसी दौरान जब वे घर के दरवाजे के पास पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहां एक चाबी वाला खिलौना अपने आप गोल गोल घूम रहा है। दोनों लड़कियों को लगता है कि शायद टाइलर उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन असल में टाइलर ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। जब वह खिलौने को उठाकर देखता है तो उसके पीछे रिवेंज लिखा होता है। टाइलर इसे मजाक समझकर खिलौना फेंक देता है। दूसरी तरफ मार्क और काइल मछली पकड़ने का सामान लेने जा रहे होते हैं। तभी मार्क काइल से कहता है कि वह जेना को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, और इस छुट्टी के दौरान वह अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब वर्तमान में लड़की को और भी बातें याद आने लगती हैं। जेना पुलिस को बताती है कि जब कीट नाव से सामान उतारने गया था, तभी उसने नाव में मेगन नाम की एक लड़की को देखा। मेगन चुपके से उनकी नाव में छिपकर उस आइलैंड तक पहुंच गई थी। केयरटेकर कीथ उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है, जहां मेगन बताती है कि वह कहती है कि वह भी अमीर लोगों की तरह पार्टी करना चाहती थी, इसीलिए वह उनकी बोट में छिपकर वहां आ गई। दरअसल मेगन उन सबकी जूनियर थी, और चूंकि वह आइलैंड मुख्य शहर से बहुत दूर था, इसलिए सबको मजबूरी में मेगन को अपने साथ रखना पड़ा। उधर टाइलर और मेगन जल्दी ही आपस में घुलने मिलने लगते हैं। रात होते ही सब लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। टाइलर बाहर स्विमिंग पूल के पास रहता है, जबकि मार्क और जेना बाहर बैठकर अपने भविष्य के बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच मौका पाकर टाइलर मेगन को अपने साथ काफी ज्यादा ड्रिंक करा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेगन उसे बताती है कि वह अब बहुत थक गई है। पूरी रात पार्टी करने के बाद अगली सुबह सब लोग बहुत देर से उठते हैं। आइलैंड पर सब लोग काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जब वे सब साथ बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि ऐश का पालतू कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐश अपने पालतू कुत्ते के बिना कभी नहीं रहती, इसीलिए वह उसे ढूंढने निकल जाती है। कुछ देर बाद अचानक उन्हें ऐश की जोर से चीख सुनाई देती है। यह सुनकर सब लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि ऐश बहुत डर गई है और बार बार एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही है। सब लोग पेड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके प्रॉपर्टी के केयरटेकर कीट को किसी ने मारकर पेड़ से लटका दिया है। उसके पेट पर ईवल लिखा हुआ होता है, यानी कोई यह सब एक संदेश देने के लिए कर रहा है। यह भयानक दृश्य देखकर सब लोग डर जाते हैं, और क्योंकि वहां फोन का कोई सिग्नल नहीं आता, इसलिए मार्क और टाइलर बोट लेकर पुलिस को बुलाने जाने का फैसला करते हैं। लेकिन गुस्से में टाइलर पहले आसपास का इलाका देखने चला जाता है। दूसरी तरफ मेगन, जेना और ऐश वापस घर आकर अपने कमरे को लॉक करने लगती हैं। फिर भी ऐश कहती है कि उसे अपना कुत्ता ढूंढना ही होगा। जब वह जेना की बात नहीं मानती, तो आखिर में जेना उसे कमरे में रहने को कहती है और खुद मेगन के साथ ऐश के कुत्ते को ढूंढने निकल जाती है। अब वर्तमान में ऑफिसर जेना से पूछता है कि जब कीट की मौत हुई तो तुम लोगों ने उसी समय आइलैंड क्यों नहीं छोड़ा और पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जेना इसका जवाब देती है कि जब काइल और मार्क बोट वाले स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा डॉकयार्ड खाली था, यानी कोई उनकी बोट पहले ही वहां से ले जा चुका था। बोट के बिना वे कहीं जा ही नहीं सकते थे, इसीलिए वे उसी आइलैंड पर फंस गए, और सिग्नल न होने की वजह से वे बाहर किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि शायद जिसने कीट को मारा वही उनकी बोट लेकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ लौटते समय काइल मार्क को एक सच बताता है कि कीट सिर्फ उस प्रॉपर्टी का केयरटेकर ही नहीं था, बल्कि वह काइल और टाइलर का सौतेला भाई भी था। असल में उनके पिता की उनकी मां के अलावा भी एक और उस आदमी का एक महिला के साथ अफेयर था, जिससे कीट का जन्म हुआ। एक दिन कीट उनके घर आता है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसके पिता उसे अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उनकी मां उसे कभी भी स्वीकार नहीं करती। तभी से कीट उनकी इस प्रॉपर्टी का केयरटेकर बन जाता है और इसी आइलैंड पर रहने लगता है। अब दोनों बात करते करते घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि अब वह बॉडी पेड़ पर नहीं है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि किलर इसी आइलैंड पर है, वह नाव लेकर कहीं भागा नहीं है। उधर एशली घर में अकेली थी। तभी वह बाहर से अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर निकलती है।
आवाज का पीछा करते करते वह बाहर तक चली आती है। वहां वह देखती है कि सामने एक हॉट टब के पास उसके कुत्ते का कॉलर पड़ा हुआ है। यह देखकर वह डर जाती है और सोचती है कि कहीं उसका कुत्ता किसी टब में डूब तो नहीं गया। इसलिए वह जल्दी से टैंक में उतरकर अपने कुत्ते को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर टैंक का ढक्कन बंद कर देता है और उसके अंदर हीटर चालू कर देता है। अंदर की भयानक गर्मी और दर्द से एशली ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता और आखिरकार एशली वहीं डूबकर मर जाती है। कुछ देर बाद मार्कर और काइल फिर से घर में आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी मेगन, जेना और टाइलर भी आ जाते हैं और सभी मिलकर एशली को ढूंढने लगते हैं कि वह कहां गई। तभी मेगन टैंक के पास कुत्ते का कॉलर देखती है। पास जाकर वह देखती है कि टैंक के ऊपर अब गिल्ट लिखा हुआ है। वे जल्दी से टैंक खोलते हैं और अंदर एशली को बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ पाते हैं। पहले कीट और अब एशली। इसका मतलब है कि कोई एक एक करके सबको मार रहा है। और दोनों लाशों के पास लिखे शब्दों से यह भी साफ हो जाता है कि किलर उनसे किसी बात का बदला ले रहा है। अब क्योंकि यह एक बहुत छोटा आइलैंड है, इसलिए सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तभी मार्क सबको झगड़ा करने से रोकता है। वह समझाता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वे एशली की लाश को वहां नहीं छोड़ सकते, इसलिए वे उसे गैराज में रख देते हैं। वहीं उन्हें कुछ वॉकी टॉकी भी मिलते हैं, जिनकी मदद से इससे वे आपस में संपर्क भी कर सकते थे। लेकिन जब वे घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें फिर वही खिलौना दिखाई देता है जो उसी दरवाजे के सामने घूम रहा होता है। और इस बार दरवाजे पर इनोसेंट लिखा हुआ होता है। टाइलर गुस्से में उस खिलौने को उठाकर फेंक देता है। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब काइल एक बैट लेकर उसे देखने जाता है तो वह अचानक एक ट्रैप में फंस जाता है। काइल बहुत बुरी तरह दर्द से चिल्लाने लगता है। जल्दी से बाकी लोग उसे किसी तरह छुड़ाकर वापस घर ले आते हैं और उसका फर्स्ट एड करते हैं। सुरक्षा के लिए वे घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। इस बीच अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए वे काइल को बेडरूम में लिटा देते हैं और पूरी रात जागकर पहरा देने का फैसला करते हैं। लेकिन आधी रात में अचानक लाइट बंद हो जाती है। मेघना जल्दी से काइल को देखने दौड़ती है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन अब काइल अपने कमरे में नहीं होता। तभी अचानक घर के सामने के पेड़ जलने लगते हैं और सामने से कोई तीर चलाने लगता है। कई तीर घर की खिड़कियों को तोड़ते हुए अंदर आने लगते हैं। इसी दौरान कई तीर टाइलर को भी लग जाते हैं। बाकी लोग दीवार के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन किस्मत से टाइलर को ज्यादा गंभीर चोट नहीं लगती। सुबह होने पर सभी लोग फिर से बाहर निकलते हैं। वहां उन्हें एक पेड़ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिससे काइल की दर्द भरी चीखों की आवाज आ रही होती है। वे पहचान लेते हैं कि बैकग्राउंड में पानी की आवाज भी आ रही है, इसलिए वे जल्दी से सोचते हैं कि शायद वह डॉक घाट के पास होगा। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक और वॉकी टॉकी मिलता है। अब जेना कहती है कि शायद किलर इन शब्दों के जरिए उन्हें कोई संदेश देना चाहता है, इसलिए वह उन्हें एक एक करके मार रहा है। तब सभी लोग उन शब्दों की एक लिस्ट बनाने लगते हैं जो किलर अब तक छोड़ चुका है, और उन सभी शब्दों को मिलाने पर एक नाम निकल कर आता है, रेजना। यह नाम सुनते ही टाइलर बहुत बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि वह इस नाम की लड़की को पहले से जानता था। तब वह सबको रेजना के बारे में बताना शुरू करता है। असल में रेजना उनके कॉलेज की एक बहुत ही सीधी सादी और शांत लड़की थी। वह फ्रेशर थी और उसकी टाइलर से दोस्ती हो गई थी। लेकिन एक दिन टाइलर उसे अपने घर बुलाता है और अपनी हाउस पार्टी में उसे शराब पिला देता है। फिर जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है। सुबह जब रेजना को होश आता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। वह रोते हुए घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइलर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। असल में उसने रेजना का बिना कपड़ों वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए वह कहता है कि अब उसे हमेशा उनके पास आना पड़ेगा। और फिर जब वे लोग रेजना के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक चाकू पर गिर जाती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। टाइलर बताता है कि वह और काइल दोनों भाई उस समय बहुत डर गए थे, इसलिए वे पुलिस से बचने के लिए वे लोग रेजना की बॉडी को चुपके से आइलैंड पर लाकर पीछे वाले हिस्से में दफना देते हैं, ताकि उसके बारे में किसी को पता न चल सके। लेकिन शायद किसी को उनके इस काम के बारे में पता चल जाता है और अब वही उनसे इस बात का बदला ले रहा है। यह सुनने के बाद सभी लोग टाइलर पर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। उधर मेगन कहती है कि उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसके हिसाब से किलर उसे नहीं मारेगा। यह कहकर वह घर की तरफ वापस जाने लगती है। फिर भी मार्क उसे एक वॉकी टॉकी दे देता है ताकि वह संपर्क में रह सके। बाकी सभी लोग उस जगह की तरफ जाने लगते हैं जहां पहले टाइलर और काइल ने मिलकर रेजना को दफनाया था। लेकिन जब वे उस जगह को ध्यान से देखते हैं तो वहां रेजना की बॉडी नहीं होती, बल्कि काइल की लाश दफनाई हुई मिलती है। तभी उन्हें मेगन का मैसेज मिलता है कि उसने अभी अभी घर में कीट को जिंदा देखा है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कीट तो सबसे पहले मरा था। वह जिंदा कैसे हो सकता है? शायद उसने मरने का नाटक किया और अब तक सबको मारता रहा। यह सोचकर टाइलर गुस्से में अकेला ही घर की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह सावधानी से चाकू लेकर हर जगह देखने लगता है। तभी एक बॉक्स से अचानक एक सांप निकलता है और टाइलर को काट लेता है। उसकी आवाज सुनकर मार्क और जेना वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सांप के जहर का एंटीडोट नहीं होता। देखते ही देखते टाइलर उनकी आंखों के सामने मर जाता है। अब केवल मार्क और जेना ही बचे होते हैं, इसलिए वे फैसला करते हैं कि मेगन को ढूंढकर यहां से निकल जाना चाहिए। दोनों पूरे घर में मेगन को ढूंढने लगते हैं,
तभी अचानक उनके सामने कीथ आ जाता है और वह जेना को पकड़ लेता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेजिना को काइल और टाइलर ने मारा था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन कीथ कहता है कि रेजिना भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, और जिस पार्टी में रेजिना आई थी उस समय जेना भी वहां मौजूद थी। वह उस दिन सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे भी रेजिना की मौत के जिम्मेदार हैं। कीथ बताता है कि जिस रात उसने दोनों भाइयों को रेजिना की बॉडी दफनाते हुए देखा, उसी समय उसने फैसला कर लिया था कि वह उन्हें एक एक करके मार डालेगा, और इस काम में उसे रेजिना की बहन का साथ मिला। अब कीथ रेजिना की बहन का नाम बताने ही वाला होता है कि तभी जेना उसे काट लेती है और मार्क उस पर झपट पड़ता है। दोनों लड़ते लड़ते ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। यहां कीथ बच जाता है, लेकिन मार्क की मौत हो जाती है। उसी समय जेना वहां से बाहर भाग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में एक पुलिस ऑफिसर जेना से पूछता है कि मेगन के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्हें मेगन की लाश भी मिलती है जिस पर कई बार चाकू से वार किया गया था। तब जेना बताती है कि असल में इन सबके पीछे मेगन ही थी, क्योंकि वह रेजिना की छोटी बहन थी। उसी ने कीथ के साथ मिलकर सबको मारने का प्लान बनाया था। सब काम हो जाने के बाद वह कीथ को भी मार देती है ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। लेकिन जब मेगन जेना को मारने जाती है तो जेना खुद को बचाने की कोशिश में मेगन को मार देती है। इसके बाद वह डर के मारे वहां से भागने लगती है, लेकिन उसी समय पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जेना के मुंह से पुलिस पूरी घटना सुन चुकी होती है। वे बताते हैं कि जेना के माता पिता उसे लेने आ रहे हैं, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर जाने की तैयारी करने लगती है। पुलिस ऑफिसर इस पूरे केस को लगभग सुलझा चुके होते हैं। तभी डॉक्टर रेनी जेना से अकेले में बात करना चाहती है। वह कहती है कि जेना की कुछ बातें गलत हैं, क्योंकि उनकी जांच में पता चला है कि मार्क और जेना कभी डेटिंग नहीं कर रहे थे, तो फिर उसने झूठ क्यों बोला। इस दौरान जेना डॉक्टर को एक ड्रिंक ऑफर करती है। उधर बाहर ऑफिस में जेना के माता पिता पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस बोर्ड पर लगी मेगन की फोटो देखकर वे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो हमारी बेटी जेना है। तब पुलिस पूछती है कि फिर इस पर मेगन क्यों लिखा है। अब ऑफिसर उन्हें जेना की फोटो दिखाता है और पूछता है, तो फिर यह कौन है। उस फोटो को देखकर वे बताते हैं, यह तो मेगन है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था उसका असली नाम मेगन था, लेकिन बचने के लिए उसने बहुत चालाकी से अपना नाम जेना बता दिया था। असल में वही रेजिना की सगी बहन थी। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसने कीथ के साथ मिलकर पहले एक एक करके सबको मार दिया, और जब सब खत्म हो गया तो पुलिस से बचने के लिए उसने कीथ को भी मार दिया। लेकिन जब वह वहां से भाग रही थी तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तब बचने के लिए उसने अपना नाम जेना बता दिया, यानी शुरू से ही जो लड़की जेना बनकर रह रही थी वह असल में मेगन थी। सच्चाई पता चलते ही ऑफिसर तुरंत मेगन के कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि मेगन ने डॉक्टर को जहरीली दवा देकर बेहोश कर दिया है और वहां से भाग चुकी है। उधर मेगन डॉक्टर का ड्रेस और आईडी लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। इस तरह पूरे ग्रुप को मारने के बाद वह आजाद होकर भाग जाती है, और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।